नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज की खास पेशकश आपकी प्रॉपर्टी। मैं हूं आपके साथ दामिनी वशिष्ठ। आज हम बात करेंगे कुछ लोग आज भी रेरा तक जाने के लिए क्यों डर रहे हैं, आखिर क्या हिचक है उनकी, क्या वो न्याय नहीं चाहते या न्यायालय जाने से डर रहे हैं। आखिर रेरा कैसे आम लोगों की जिंदगी को छू रहा है, रेरा आने के बाद क्या प्रभाव मार्केट में रहा, रेरा अमेंडमेंट रूल्स 2022 आने की पूरी संभावना बताई जा रही है। जो ड्राफ्ट उसने तैयार किया है वो डीटीसीपी की वेबसाइट पर अवेलेबल है, जिसके लिए आम लोगों के कमेंट्स और सुझाव को पूरा आमंत्रण किया गया है। जिस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं एडवोकेट जगदीप शौरान। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे शो पर। नमस्कार, इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों को एडवोकेट जगदीप शौरान का नमस्कार। सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये रहेगा, ये जो पॉलिसी या ड्राफ्ट कहें रेरा ने जो बनाया है, तैयार किया है, इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या है इसके अंदर। बेसिकली इसे ये जो रूल्स हैं उसका अमेंडमेंट आ रहा है। इसे नाम दिया गया है रेरा रूल्स अमेंडेड रूल्स 2022। ये ड्राफ्ट की शेप में आज के दिन में डीटीसीपी की वेबसाइट्स पे अवेलेबल हैं और ये कैटर कर रहे हैं आरडब्ल्यूएस के मैटर्स को, जो आरडब्ल्यूए को हैंडओवर होता है। जो अलॉटीज़ हैं उनको जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए तो उनकी एसोसिएशन को हैंडओवर हो जाना चाहिए, जिससे कि उसकी कॉमन एरिया मेंटेनेंस के लिए वो अपने डिसीजंस खुद से ले सकें। तो बहुत सारी शिकायतों जो हैं वो डीआर ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ऑफिस के पास पहुंचती हैं, रेरा के पास पहुंचती हैं कि बिल्डर्स जो हैं वो हमें आरडब्ल्यूएस को हैंडओवर नहीं दे रहे हैं कॉमन मेंटेनेंस, जो कॉमन एरिया है उसको। तो उसके लेके जो शिकायतें थी उनके निवारण के लिए अभी रेरा ये कुछ अमेंडेड रूल्स लेके आया है। जैसा कि आप जानते हैं रेरा एक्ट 2017 में इम्प्लीमेंट हुआ 1/5/2017 को, और ये नया एक्ट है। विद ड्यू टाइम ये फ्लरिश होगा और एक नई ब्रांचेज और ये सब चीज़ें निकलेंगी। बहुत बड़ा एम्बिट है इसको आप जब कॉमनली गो थ्रू होते हैं एक्ट से, तो उसी कड़ी में ये पहला एक ब्रांच जो आप इसे कह सकते हैं कि रेरा ने एक नए रूल्स को अमेंडेड करते हुए उन लोगों को उनके राइट्स को प्रिजर्व करने के लिए कुछ रूल्स फ्रेम्स किए हैं। तो ये बेसिक 2 एस्पेक्ट्स को कैटर कर रहे हैं। एक तो एसोसिएशन ऑफ अलॉटीज जो फाइनेंशियल डिसीजंस लेंगे कि उनके फाइनेंशियल डिसीजंस किस प्रकार से लिए जाएंगे, किस प्रकार से उसको कंडक्ट किया जाएगा। और सेकंड चीज़ जो है, जो बिल्डर है वो किस समय अवधि में अलॉटीज को ये आरडब्ल्यू हैंडओवर करते। तो ये 2 एस्पेक्ट्स को लेके ये ड्राफ्ट है। ऑल्दो ये अभी एक ड्राफ्ट की शेप में है जिसमें कि सुझाव आमंत्रित किए गए हैं और इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ देखने को मिलती हैं जिसमें कि एक कॉन्ट्राडिक्शन भी देखने को मिलता है, क्योंकि यही सिमिलर एस्पेक्ट्स जो आरडब्ल्यू रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं ये हरियाणा रेगुलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एंड रेगुलेशन ऑफ सोसाइटीज एक्ट 2012, इसमें ये सिमिलर जुडिक्शंस डीआर के पास में हैं और सोसाइटी भी आपको, एसोसिएशन ऑफ अलॉटीज भी आपको वहीं रजिस्टर करानी है और उनकी जुडिक्शंस में वो सारे चीज़ें आती हैं कि वो कैसे कंडक्ट करेंगे अपने अफेयर्स को और वो सारी चीज़ें। और अब रेरा भी उन्हीं चीज़ों को लेके आ रहा है। तो एक छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट है जिसे कि ड्राफ्ट की शेप में है और ड्यू टाइम इसे रिजोल्व करते हुए एक अच्छा ड्राफ्ट सामने आने की उम्मीद है। तो चलिए, आपने बताया ये अलॉटीज ऑफ एसोसिएशन और रेरा मतलब आरडब्ल्यू दोनों के लिए बनाया जा रहा है। इसके इनिशियल स्टेज पर हम जाते हैं, आखिर ये क्योस क्यों होता है? बिल्डर हैंडओवर देने के बाद मकान क्यों आखिर आरडब्ल्यू के हाथों में वो चीजें नहीं देता है? देखिए, इसे 2 चीज़ों को समझ लिया जाना चाहिए। 2 चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है इसमें। आपने हैंडओवर, एक प्रोसेस है, एक बिल्डिंग बन के तैयार हो गई, उसका ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट आ गया, तो इनिशियल जो 2 साल 1 साल का पीरियड होता है वहाँ अलॉटीज उसे ऑक्यूपाई नहीं करते हैं। कुछ अलॉटीज होंगे जो उस शहर में किराए पे रहते हैं या जिनको बहुत इमरजेंसी है या जो उस ड्यू अवधि में अपना पोजेशन लेने के बाद में उसको ऑक्यूपाई भी कर लें। और कुछ लोग होते हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट पर्पज़ या आप कहिए कि वो किसी नौकरी में हैं और उसकी वजह से वो ऑक्यूपाई नहीं कर पाते हैं। तो अभी डिफरेंस क्या आ गया कि आपने पोजेशन ले लिया, ऑक्यूपेंसी नहीं हुई है। तो ऑक्यूपेंसी जब नहीं हुई तो मेंटेनेंस जो आती है, जो एक मंथली मेंटेनेंस, जो कॉमन एरिया मेंटेन करने के लिए जो मेंटेनेंस की एक फ्लो बनता है पैसे का, उसमें दिक्कतें रहती हैं इनिशियल कुछ सालों में, क्योंकि अलॉटीज सभी के सभी लोग वहाँ पोजेशन लेके नहीं पहुँचे हैं, लेकिन जो कुछ पहुँचे हैं उनको तो सर्विसेज चाहिए। तो बिल्डर हेल्प भी कर रहा है, उसकी एक रेपुटेशन भी स्टेक पर होती है कि मैं इसको अपकीप अच्छे से करूँ। लेकिन एक इसका दूसरा एस्पेक्ट भी है। कुछ बिल्डर ऐसे भी हैं जो आपके जो आईएफएमएस फंड्स हैं, जो आपकी मेंटेनेंस है, उसका दुरुपयोग करना चाहते हैं और उस पैसे को
गलत तरीके से उसका इस्तेमाल करते हुए अपने कुछ मोटिव्स को फुलफिल कर रहे हैं। सवाल मेरा आपसे ये है, बिल्डर के लुभाने के तरीकों को लेकर क्या बिल्डर फॉल्स रिप्रेजेंटेशन कर सकता है? क्या लुभाने के लिए बायर्स को कुछ चांद तारे या कुछ भी ब्रोशर में इस तरह की बातें कर सकता है? सेक्शन 7A कितना मजबूत है? कैसे वो बिल्डर को रोक सकता है? बिल्कुल सही आपने मुद्दा उठाया है। ये सारी चीज़ें रेरा आने से पहले होती थी और इन्हीं चीज़ों को इरेडिकेट करने के लिए रेरा इम्प्लीमेंट हुआ है। अब बिल्डर कोई भी ऐसे चांद तारे के वादे नहीं कर सकता है। पहले उसे रजिस्ट्रेशन रेरा में कराना है, उसके ब्रोशर्स को रेरा में सबमिट करना है, उसका प्रारूप जो एग्रीमेंट का है वो रेरा में सबमिट करना है। आप क्या प्रॉमिस कर रहे हो अलॉटी को। लेकिन फिर भी अगर एक बायर ये देखता है, होल्डिंग्स पे कुछ ऐसी चीजें देखता है कि बिल्डर फिर भी कोई चांद तारे प्रस्तुत करने की बात कर रहा है, कोई चांद तारे लाने की आपको बात कर रहा है, तो आपका दायित्व भी है कि आप रेरा से वो क्रॉस चेक करें कि जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे इसने एग्रीमेंट्स और जो इसने एग्रीमेंट्स में कंडीशंस और जो फैसिलिटीज मेंशन की हैं, क्या वो उस एडवर्टीजमेंट से मैच करती हैं? किस तरीके के वो स्कैम्स करता है या किस तरह के ऑफर्स वो बायर्स के सामने लाकर रखता है अमूमन तौर पर? अमूमन तौर पर देखिए, आज के दिन में जो सबसे बड़े स्कैम्स हैं वो या तो आपका बायबैक पॉलिसीज अनाउंस कर दी जाती हैं, या एश्योर्ड रिटर्न अनाउंस कर दिया जाता है, या आपको कुछ ऐसी एमिनिटीज प्रॉमिस कर दी जाती हैं जो पॉसिबल ही नहीं है। एक उदाहरण से अगर हम समझें, किसी 10 एकड़ की सोसाइटी में अगर कोई बिल्डर कहे कि मैं 7 एकड़ का कोई पार्क दे रहा हूं, तो ये साफ तौर पर जाहिर है कि 10 एकड़ की सोसाइटी में 7 एकड़ अगर पार्क होगा तो 3 एकड़ में क्या फैसिलिटीज और ये जो बिल्डिंग्स हैं वो बनाई जा सकती हैं। तो ये साफ तौर पर जाहिर है उस चीज से ही कि भाई ये ऐसा वादा है जो गलत है। तो इस तरीके के वादों से निपटने के लिए सेक्शन 7 है, जहां कि उसके लाइसेंस को भी रद्द किया जा सकता है। चलिए, आपने बताया कि कंस्ट्रक्शन से पहले अगर वो कुछ इस तरह के लुभावने ऑफर्स वो दे रहा है तो हम सेक्शन 7A के तहत उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। लेकिन कुछ वायदे उसने पहले कर दिए, बायर ने मान लिए, हैंडओवर के बाद में अब वो वायदे पूरे नहीं मिलते बायर को, तो सेक्शन 12 में किस तरह के राइट्स अवेलेबल हैं बायर के पास? बिल्कुल, अगर देखिए कोई वादा है जो उसने बिल्डर ने किया, कोई एमिनिटी से रिलेटेड है, या मान लीजिए आपके घर से ही था कि आपके घर का लेआउट कुछ था, अब उसमें कुछ चेंजेस हो गए हैं जो आपको पसंद नहीं है, एमिनिटीज जो प्रॉमिस की थी वो फुलफिल नहीं की गई, ऑल्दो उसमें उसका इंटेंशन ये नहीं रहा है कि वो नहीं करेगा, लेकिन किसी कारणवश किसी रेगुलेशन की वजह से वो नहीं हो पाई, तो सेक्शन 12 जो रेरा का है वो आपको एम्पावर करता है कि आप अपना पूरा पैसा ब्याज सहित बिल्डर से वापस ले सकते। तो इतनी बड़ी आपको सेक्शन 12 से एक रेमेडी अवेलेबल है। अगर वो एमिनिटीज प्रॉमिस रेमेडीज आपको नहीं मिली तो आपने जितना पैसा बिल्डर को दिया है वो ब्याज सहित उससे वापस ले सकते हैं। चलिए, अब मैं बात करूंगी आपसे, रेरा किस तरीके से बिल्डर्स के भी राइट्स को सुरक्षित कर रहा है, किस तरीके से प्रभाव उनके जीवन में भी रेरा आने के बाद में आया है? देखिए, रेरा एक बहुत बड़ा एम्बिट है जो एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क दे रहा है। उसने हर चीज को एक ऑटोमाइजेशन पे डाल दिया है। अब आप जब रजिस्ट्रेशन कराते हैं अपने प्रोजेक्ट का, तो ऑनरशिप डॉक्यूमेंट्स और ये सारे चीजें आपको इनलाइन प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के तहत आपको सबमिट करनी है। जब ही आपका रजिस्ट्रेशन आएगा उसके बाद ही आप सेल कर पाएंगे प्रोजेक्ट। तो यहाँ बेनिफिट बिल्डर्स को बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ है। ये जितने प्रोजेक्ट्स होते हैं इसके लिए बिल्डर पहले जमीन नहीं खरीदता है, वो कोलैबोरेशंस करता है। तो पहले ऐसे बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जहां बिल्डर्स ने तो ठीक नीयत से कोलैबोरेशन की, लेकिन जिन लोगों से कोलैबोरेशन की वो रियल ओनर्स ही नहीं थे। और रेरा आने के बाद में आपकी रियल लैंड की ओनरशिप को सर्टिफाई देखा जाता है, उसके डॉक्यूमेंट्स को देखे जाते हैं, जब भी आप एक लाइसेंस की तरफ आपका लाइसेंस इशू किया जाता है। तो ये बहुत बड़ा इंपैक्ट आया है इस रेगुलेशन की वजह से। वो सारे बिल्डर्स को भी बचा रहा है कि वो किसी ऐसे एग्रीमेंट्स में नहीं फॉल हो रहे हैं जहां ऑनरशिप भी किसी और की है नहीं, और कोलैबोरेशन उन लोगों के साथ में किया जा रहा है, और बाद में जो भुगतान है वो अलॉटीज हो जाते हैं। और यहाँ रेरा में बहुत अच्छा प्रोविजन ये दिया गया है कि ताउम्र अगर कभी भी ऐसी चीज निकल के आती है कि जो आपकी बिल्डिंग है जो उसकी ऑनरशिप राइटफुल नहीं थी और आज के दिन में आप किसी कानूनी पचड़े में उसकी वजह से पड़ गए हैं, तो रेरा इंश्योर करता है कि कभी भी आप अपना रिफंड मांग सकते हैं ऐसी कंडीशन में। तो ये बहुत बड़ा रिलीफ बायर्स को मिला। एक बहुत बड़ी शिकायत रेरा से ये की जा रही है कि रेरा लोगों की सुनवाई करने में काफी डिले कर रहा है, तो ये कितना सच है? देखिए, ये कुछ भ्रांतियां हैं जो इसको फैलाई जा रही हैं रेरा के। मैं तो इसको इस तरीके से लेता हूं,
रेरा ने वो नज़ीर प्रस्तुत की है आज के दिन में जुडिशरी सिस्टम के सामने में कि 60 दिन के अंदर, उससे पहले आपको डिसीजन मिला है। बहुत सारे ऐसे केसेस जिसका मैं गवाह हूं, मेरे अपने केसेस हैं, 60 दिन से पहले डिसीजन आए हैं। इतना ज़्यादा फास्ट मैकेनिज्म आज तक इंडियन ने, मैं नहीं समझता कि कहीं हमें इस तरीके का मैकेनिज्म उपलब्ध था। ये वो नज़ीर प्रस्तुत कर रहा है उन सभी कोर्ट्स के लिए जहां मुकदमे बहुत लंबे समय तक एक सिर्फ तारीख पे तारीख के मोहताज रहते हैं। तो ये बिल्कुल रेरा तो बहुत रैपिडली काम कर रहा है। हाँ, कुछ ऐसे मुकदमे होते हैं जहां आपको एक एडजुडिकेटिंग प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। आपके क्लेम्स डीपीसी या रिफंड से रिलेटेड ही ना रहकर कुछ एमिनिटीज के आ गए, जहां आपको लोकल कमिश्नर की अपॉइंटमेंट की जरूरत है, बिल्डर के प्रॉपर रिप्लाई की जरूरत है। वहां टाइम लगता भी है, क्योंकि आपको एक अच्छा न्याय देने के लिए, अच्छा न्याय मिलने के लिए दोनों की बातें सुननी बहुत जरूरी हैं, हालातों को देखना बहुत जरूरी है। तो ऐसे कुछ केसेस में टाइम लग सकता है। अदरवाइज अगर आपका रिफंड है और आपके इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल क्लियर हैं और आप बिल्कुल साफ नीयत से कोर्ट के सामने आए हैं, आपको जजमेंट 60 दिन के अंदर मिलेगी। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा, आप लोगों को, बायर्स को क्या अपील करेंगे? किस तरह की चीजें देखकर वो फाइनली बिल्डर की तरफ अपना पैसा निवेश करें? आरडब्ल्यूएस के बाकी और तमाम उन अग्रीव्ड रेजिडेंट्स को क्या ऐसे राइट्स हैं जो उनको अब रेरा से मिलने वाले हैं? देखिए, बेसिकली रेरा ने तो बहुत एक एक्ट इटसेल्फ, जो अगर एक्ट को आप देखते हैं तो जो क्योस था, जो लोगों के साथ में अत्याचार हो रहे थे, जो बायर्स के साथ में, कि वो एक अपनी सारी उम्र की जमा पूंजी बिल्डर को दे देते थे और बिल्डर उसको लेके बैठा है, ना काम कर रहा है, ना उनके पैसे वापस कर रहा है। अब वो चीज़ें नहीं होती, अब वो चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। रेरा आने के बाद में अब कहीं पे भी अनऑथराइज कॉलोनीज और इनके कटाव में बहुत ज़्यादा बड़ी गिरावट आई है। चंद कुछ काम होते हैं, डीटीसीपी और पुलिस उन पे एक्शन करती है, एफआईआर क्रिएट की जाती हैं, लेकिन बहुत बड़ा एक जो फर्क रेरा आने के बाद में इसको महसूस किया जा रहा है। रेगुलेशंस आने के बाद में अलॉटीज के राइट्स को तो ऑटोमेटिक एक तो रेरा ही इंश्योर कर रहा है। सेकेंडली, अब ये लॉ घर घर में ये उन सब लोगों तक पहुंच रहा है, अपनी अप्रोच बना रहा है रेरा, जो इसके बारे में इसको एक बड़ा लेंथी लीगल सिस्टम का हिस्सा मानते थे। वो अब जान रहे हैं कि ये एक्ट हमारे बेनिफिट्स में है, इसकी सेक्शन 18 हमें क्या प्रोवाइड कराता है, रूल 15 हमें क्या प्रोवाइड कराता है। तो अब आम जन की भाषा में रेरा उन तक पहुंच रहा है और उनके राइट्स को वो जानते हैं कि बिल्डर को हम कितना % पैसा हमें पहले एडवांस देना है, फिर बिल्डर बायर एग्रीमेंट रजिस्टर होना है और हमारी किस्तें फिर शुरू होनी है। तो बहुत बड़ा इंपैक्ट देखने को मिला है रेरा के इम्प्लीमेंटेशन के बाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट जगदीप शौरान, जिन्होंने बताया कैसे रेरा बिल्डर्स, बायर्स और एजेंट्स के कानूनी हितों की रक्षा कर रहा है और कैसे रियल एस्टेट में फैली फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज को भी कम किया है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर जुड़ेंगे, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए इंडिया न्यूज, आपकी प्रॉपर्टी। इंडिया न्यूज हरियाणा नंबर 1। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे शो आपकी प्रॉपर्टी में। अब हम बात करेंगे रियल एस्टेट में वास्तु का क्या महत्व है। आखिर घर में वास्तु के हिसाब से अगर चीजें की जाए तो कैसे घर संपूर्ण बन सकता है, कैसे लोगों के रोजगार में मुनाफा मिल सकता है लोगों को। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आज के हमारे वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर अश्विनी मंगल। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे शो पर। मेरा सबसे पहले सवाल आपसे ये होगा कि वास्तुशास्त्र होता क्या है, इसके क्या महत्व है? जी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, इन सभी का जो मिश्रण होता है और ये सही प्रॉपर प्लेस में होता है, सही जगह पे होता है, तो इसे वास्तु कहते हैं, वास्तुशास्त्र कहते हैं। इसके महत्व क्या है? अगर कोई रियल एस्टेट में अपना घर खरीदता है, कमर्शियल स्पेस खरीदता है या रेजिडेंशियल, तो इसके क्या महत्व रहते हैं उस टाइम? जी, इसके बहुत महत्व होते हैं। अगर आप ठीक ढंग से और ठीक जलवायु का इस्तेमाल करते हुए अगर प्रॉपर जगह पे, प्रॉपर प्लेसमेंट के हिसाब से अगर घर खरीदते हैं तो आपको पूरे जीवन भर खुशियां मिलती रहती हैं और दिक्कतें आपकी कम होती हैं। लेकिन अगर वास्तु खराब है, वास्तु में प्रॉब्लम्स हैं बहुत सारी, तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं।
उन दिक्कतों के बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी। कुछ लोग नास्तिक रहते हैं, हमारे ऑडियंस सभी है, आस्तिक भी और नास्तिक भी। तो कुछ लोग जो वास्तु के हिसाब से नहीं अपने घर में चीजों को रखते हैं, तो उसके क्या नुकसान आखिर हो सकते हैं? जी, नुकसान होते हैं। अक्सर बहुत सारे लोग देखते हैं इसे, जैसे कि कर्जा बहुत सारा चढ़ जाना और रोग बहुत सारे हो जाने और आपका व्यापार ठीक तरह से नहीं चलना, इस तरह की समस्याएं अक्सर लोग देखते हैं। तो आपकी जो जन्म पत्री है उसमें जो आपके प्लैनेट्स हैं वो तो आपके लिए बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन कई बार इन सब चीज़ों की कंडीशंस ठीक होते हुए भी आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उसकी जड़ देखी गई है, उसकी असर देखा गया है, वो वास्तु की वजह से ही ये सारा कुछ होता है। आप अपने घर में ठीक हैं, आपके प्लैनेट्स ठीक है, लेकिन आपका झगड़ा आपकी सास बहू के साथ में हो रहा है, आपके फैमिली रिलेशन ठीक नहीं है, मैरिड लाइफ आपकी ठीक नहीं है, या आपके पड़ोसी के साथ में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो बहुत सारी दिक्कतें आपके साथ में आ रही हैं अगर, तो हो सकता है वास्तु का कोई दोष हो आपके घर में, तो उसे ठीक करना बहुत जरूरी है। तो सर, घर में किचन का क्या पोजीशन होना चाहिए, और अगर नहीं होता है वास्तु के हिसाब से तो इसके क्या नुकसान हो सकते हैं? देखिए, घर में साउथ ईस्ट कॉर्नर सबसे ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि उसे अग्निकोण माना गया है। तो वहां पर अगर किचन होता है तो बहुत अच्छी बात है, और वहां अगर किचन नहीं होता तो दिक्कतें आती है। मान लीजिए आपने किसी बच्चे का रूम वहां पे बना दिया साउथ ईस्ट कॉर्नर में, तो साउथ ईस्ट में उसे क्योंकि गर्मी का कोण है वो, तो वहां उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा और क्रोध के कारण सारे घर में लड़ाई झगड़ा होगा। तो इसलिए घर में जो किचन है वही साउथ ईस्ट में होनी चाहिए और कुछ नहीं। वाटर टैंक जो घर में है उसकी क्या पोजीशन होनी चाहिए? घर की टंकी जिसमें पानी रहता है। जी, घर की टंकी यदि घर में ऊपर है, छत पे है, तो साउथ वेस्ट दिशा सबसे अच्छी दिशा मानी गई है। साउथ वेस्ट दिशा में ही घर की टंकी होनी चाहिए। और यदि कमरे में टंकी रखी गई है, आपके पास छत नहीं है, छत पे नहीं रख सकते, तो नॉर्थ ईस्ट दिशा सबसे अच्छी दिशा मानी गई है, क्योंकि पानी की दिशा नॉर्थ ईस्ट दिशा है। इसलिए नॉर्थ ईस्ट दिशा में ही अगर आपकी पानी की टंकी हो तो ज़्यादा अच्छा है। और घर की छत पे साउथ वेस्ट, क्योंकि साउथ वेस्ट में भार होता है, तो पानी की टंकी में भार सबसे ज़्यादा होता है, तो इसलिए साउथ वेस्ट दिशा सबसे अच्छी दिशा मानी गई है। और अगर साउथ वेस्ट दिशा में आपकी टंकी ना हो तो उसके लिए आप वहाँ पे एंटीना लगा सकते हैं। तो एंटीना, क्योंकि उसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा होती है, तो एंटीना लगाने से उसका दोष दूर होता है। और यदि साउथ वेस्ट दिशा में आपके पानी की टंकी नहीं है तो उससे कर्जा व्यक्ति के ऊपर आ जाता है। तो पानी की टंकी अगर गलत दिशा में है तो उससे कर्जे की संभावना आप बताएं। तो घर में सीढ़ियों की क्या जगह है वास्तु के हिसाब से? सीढ़ियां सबसे भारी मानी गई हैं, इसलिए साउथ वेस्ट दिशा उनके लिए सबसे अच्छी दिशा होती है। और अगर क्लॉकवाइज सीढ़ियां हो तो ज़्यादा अच्छा है। एक बात का और ध्यान रखना चाहिए, सीढ़ियों के नीचे कोई भी टॉयलेट, किचन, वॉशरूम कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीढ़ियों के नीचे वास्तु दोष सबसे ज़्यादा होता है। तो जितनी बार वो दरवाज़ा खुलता है वह दोष पूरे घर में फैलता है। तो इसलिए सीढ़ियों के नीचे अगर आप स्टोर रूम भी बनाएं तो वो भी ऐसा बनाएं जिसको महीने में 1 बार या 2 बार खोलना पड़े। घर में जो वॉशरूम होता है उसके लिए सटीक दिशा क्या है वास्तु के हिसाब से? वास्तु के हिसाब से वेस्ट डायरेक्शन सबसे अच्छी डायरेक्शन है वॉशरूम के लिए, क्योंकि यदि किसी और दिशा में वॉशरूम होता है तो उससे राहु का प्रकोप बढ़ जाता है और धोखे के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और कुछ लोगों को देखा गया है कि नॉर्थ ईस्ट दिशा में जहां भगवान की पूजा करने की जगह होती है, जहां मंदिर बनाने की जगह होती है, वहां पर यदि वॉशरूम बना लेते हैं तो उन्हें कई रोगों का सामना करना पड़ता है, कई लोगों की लड़ाई झगड़ी का सामना करना पड़ता है और कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ते हैं। घर के अंदर क्या सीनरी अगर कोई रखना चाहता है तो बेस्ट सीनरी या बेस्ट प्लेस क्या है उस सीनरी को रखने के लिए? देखिए, भागते हुए घोड़ों की तस्वीर सबसे अच्छी मानी गई है। रनिंग वाटर, बहता हुआ जल, तो ये बहुत अच्छा माना गया है। इसे घर के नॉर्थ ईस्ट में लगाएं, बहुत अच्छा होता है। किचन में यदि कोई सीनरी लगाना चाहते हैं तो किचन में आप उगते हुए सूर्य की तस्वीर लगाएं, और यदि उगते हुए सूर्य की तस्वीर किचन में लगाते हैं और पीले रंग किचन में करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है। क्या फायदे हो सकते हैं भागते हुए घोड़ों की तस्वीर लगाने से या सूर्य की तस्वीर किचन में लगाने से? देखिए, जो भागते हुए घोड़े हैं उससे हमेशा ये होता है कि आप जो भी प्रोफेशन कर रहे हैं निरंतर प्रगति करते रहें, आगे बढ़ते रहें। और उगते हुए सूर्य की तस्वीर का मतलब होता है कि आप जिस तरह से सूर्य उग रहा है पूरे वर्ल्ड को दिखाई दे रहा है, तो आप भी इसी तरह से और आगे बढ़ें, तरक्की करें
और सबको दिखाई दे, नेम फेम आपका बढ़े, क्योंकि सूर्य नेम फेम का कारक होता है, नौकरी का कारक होता है। ये हम बात रेजिडेंशियल की अभी तक हम कर रहे थे पंडित जी। कमर्शियल की अगर हम बात करें, कमर्शियल कुछ लोगों की दुकान होती है या जिस तरह का भी रोजगार का उनका होता है, तो अपनी टेबल और चेयर उसको किस दिशा में रखनी चाहिए और साथ ही उस दुकान में मंदिर की दिशा क्या होनी चाहिए? देखिए, नॉर्थ डायरेक्शन सबसे अच्छी डायरेक्शन मानी गई है, क्योंकि नॉर्थ को कुबेर का खजाना कहा गया है। तो इसलिए टेबल यदि नॉर्थ की तरफ की जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है, व्यापारिक स्थल पर या फिर अपने ऑफिस में। और इसके अलावा यदि आपने कोई नया ऑफिस खरीदना है या नया मकान खरीदना है तो नॉर्थ दिशा सबसे अच्छी दिशा है, ईस्ट दिशा सबसे अच्छी दिशा है, या फिर नॉर्थ ईस्ट दिशा सबसे अच्छी दिशा है। तो इन 3 दिशा को देख के ही आपने अपना नया घर या नया ऑफिस लेना है और नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठना है। जैसा कि अब हम सभी जानते हैं कि ये जो घर में अगर हम कोई बनाने जा रहे हैं तो वो दिशा के अनुसार हम कर सकते हैं, लेकिन कुछ घर रेडी टू मूव इन हमें मिलते हैं। अगर वो वास्तु के हिसाब से नहीं है तो इसके क्या हमारे पास में सुझाव है या क्या ऑप्शंस हमारे पास में अवेलेबल है अगर कोई भी चीज़ बिना दिशा के उस घर में है तो? देखिए, साउथ की डायरेक्शन, साउथ फेसिंग अगर मकान हमें मिल जाता है, वैसे तो हमें नॉर्थ फेसिंग मकान लेना चाहिए, ईस्ट फेसिंग मकान लेना चाहिए। यदि साउथ फेसिंग मिल जाता है तो आप घर की मेन एंट्रेंस पे 5 पिरामिड लगा लीजिए। अगर टी पॉइंट पे आपका घर है तो टी पॉइंट सबसे ज्यादा नुकसान देता है, मतलब कि सड़क आ रही है और आपके घर पे खत्म हो रही है तो उसे टी पॉइंट कहा जाता है। तो टी पॉइंट पे अगर आप घर लेते हैं तो उससे सबसे ज्यादा दिक्कतें आती हैं, आप आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाते और घर में कोई ना कोई बीमार जरूर रहता है। इसी तरह से शेरमुखी या अगर घर में आप रहते हैं तो आपको हार्ट की समस्या 100% होगी। तो इस वजह से हमें ये सब चीजें देख के ही लेना चाहिए। और अगर हमें घर मिलता है तो ऐसे में आप जो फोकस लाइट्स होती हैं उन्हें अपने घर की तरफ फेस करते हुए लगाएं, जिससे कि आपका टी पॉइंट और शेरमुखी घर का जो नुकसान है उससे आप बच पाएं। तो अगर मैं बात करूं, कुछ लोगों के घर में प्रवेश करने के बाद में उनके ऊपर कर्जा ज़्यादा हो जाता है, तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? या कुछ लोग काफ़ी रोगी हो जाते हैं तो उनके लिए क्या रेमेडीज अवेलेबल है? देखिए, कर्जे की वजह एक तो मैंने आपको बताया कि टॉप में आपकी जो पानी की टंकी है वो है। दूसरा, अगर वॉशरूम है आपका और वॉशरूम में आप अगर गलत जगह पे बैठते हैं, गलत सीट की डायरेक्शन ठीक नहीं है, तो उसकी वजह से भी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो सीट की जो सही डायरेक्शन है वो साउथ डायरेक्शन है या फिर सेकंड ऑप्शन में नॉर्थ डायरेक्शन है। ईस्ट और वेस्ट में सीट की डायरेक्शन नहीं होनी चाहिए, मतलब आपका बैठने का, फेस करने का दिशा नहीं होनी चाहिए। अगर ये डायरेक्शन गलत है तो हर हालत में आपको कर्जे की समस्या से जूझना पड़ेगा। प्रॉपर्टी खरीदते समय अंकों का क्या अहमियत होती है? अंक किस तरह से खेल बदल सकते हैं? अंकों की बहुत अहमियत होती है, क्योंकि अंकों के जोड़ से जो अंक बनता है उसे देखना होता है कि आपके लिए वह फेवरेबल है या नहीं है। मतलब आपकी अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है उससे आपका जो एक अंक आता है या आपके जो प्लैनेट्स आते हैं तो उसमें पता चलता है कि कौन सा प्लैनेट आपके लिए सबसे ज़्यादा फेवरेबल है। तो उस फेवरेबल प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग अगर अंक है तो आपको सूट करता है। चाहे आप मोबाइल नंबर ले लीजिए, चाहे आप गाड़ी का नंबर ले लीजिए, चाहे आप मकान नंबर ले लीजिए। हिंदू धर्म के अनुसार कौन से दिन शुभ माने जाते हैं अगर किसी व्यक्ति को प्रॉपर्टी में निवेश करना है? तो प्रॉपर्टी के लिए कौन से दिन जाए और वो अपना घर खरीद ले? जी देखिए, शनि देव की वजह से ही प्रॉपर्टी का निर्माण होता है। कंस्ट्रक्शन का प्लैनेट शनि है और मंगल भूमि का प्लैनेट होता है। लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जा रहे हैं तो शुक्रवार का दिन सबसे ज़्यादा अच्छा दिन माना गया है। देखिए, शुक्र को हम लग्जरीज का प्लैनेट कहते हैं, इसके अलावा शुक्र को हम सुख का कारक भी कहते हैं। तो हम जिस प्रॉपर्टी को ले रहे हैं उसमें लग्जरी हो, सुविधाएं मिले, हमें सुख सुविधाएं मिले और जीवन भर हमें सुख मिलता रहे, इसलिए शुक्रवार के दिन खरीदना ज़्यादा उचित है। चलिए अश्विनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में डॉक्टर अश्विनी मंगल, जिन्होंने बताया वास्तुशास्त्र का रियल एस्टेट में क्या अहमियत है। जो लोग वास्तुशास्त्र पे बिलीव करते हैं, घर में कौन सी जगह किस सही दिशा में होनी चाहिए, ये भी इन्होंने बताया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले हफ्ते आपके साथ। इंडिया न्यूज़ देखते रहिए, आपकी प्रॉपर्टी में हूँ आपके साथ दामिनी वशिष्ठ।